शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे श्री गांधी एवं राष्ट्रपति लिंकन में क्या समानता है। यहाँ पर बाबा साहब श्री गांधी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी, आखिर उनमें और श्री गांधी जी में क्या समानता वर्णित की है। समानता जानकर आप वास्तव में हैरान रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। श्री गांधी से सावधान रहने को बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्यों से कहते हैं श्री गांधी से सावधान रहिए। और सामान्य साथी, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार और भारतीय ईसाइयों को राजनीतिक अधिकार अगर मिल सकते हैं तो बाबा साहब प्रश्न करते हैं कि आखिर अस्पृश्यों को क्यों नहीं मिल सकते। ये आज के अम्बेडकर संदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके आंसर आज के संपूर्ण अम्बेडकर संदेश में आपको मिल जाएगा। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 275 से 278 तक। आज का अम्बेडकर संदेश सही मायने में हम आपको बता दें, इस चैप्टर का जो अध्याय यहाँ पर समापन की ओर है, आखिरी अम्बेडकर संदेश है। इस चैप्टर के अंतर्गत अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर जो 10 है, अस्पृश्य क्या कहते हैं, ये अंतिम भाग होने की वजह से सारांश मिलने वाला है आज के अम्बेडकर संदेश में। अभी तक हो सकता है आपने किसी अम्बेडकर संदेश को वाच न किया हो, लगातार वाच न किया हो, लेकिन आज हमारा विशेष निवेदन है कि इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ बिना विलंब के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं, आज के अम्बेडकर संदेश को शुरू करते हैं। भाषा लिखते हैं कि अंत में सब मिलाकर क्या ये कहा जा सकता है कि श्री गांधी अस्पृश्यों के छीने हुए मानव अधिकार उन्हें पुनः वापस दिला सकते हैं? ये प्रश्न है। भाषा लिखते हैं, उत्तर स्पष्ट है, नहीं। वे सभी अधिकार हिंदुओं के पास हैं। श्री गांधी ने उन अधिकारों को अस्पृश्यों को दिलाने के लिए कुछ भी नहीं किया और न उन अधिकारों की प्राप्ति करने में उन्होंने अस्पृश्यों की कोई सहायता की। उल्टे श्री गांधी ने अस्पृश्यों के मार्ग में सदैव रोड़ा अटकाया। अस्पृश्य अनुभव करते हैं कि हिंदुओं की दास्ता से मुक्ति पाने के उनकी मानवता के अधिकार राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त और किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरी ओर श्री गांधी का कहना है कि उनके उपदेश और उनकी उदारता तथा हिंदुओं का उत्साह ही अस्पृश्यों की सभी कठिनाइयों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। क्या अस्पृश्य हिंदुओं की अनुकंपा और उनके उत्साह पर विश्वास कर सकते हैं? उनकी अनुकंपा पर विचार करना चाहिए, जो एक उन्माद है और प्रतिशोध का संगम है। परंतु अस्पृश्यों का कौन मित्र है जो उनसे कह सकता है कि हिंदुओं की उस दयनीय अनुकंपा और उत्साह में वे विश्वास कर उन पर निर्भर करें? जब से पिछले 2000 वर्षों से अस्पृश्यता अस्तित्व में आई है, सवर्ण हिंदुओं ने दिन प्रतिदिन अस्पृश्यों का खून चूसा है, तरह तरह से उनको विखंडित किया है और पद दलित किया है। उन 2000 वर्षों में हिंदुओं ने अस्पृश्यों पर कब दया दिखाई और उदारता बरती है? केवल 8 लाख हिंदुओं ने, वह भी जबकि श्री गांधी ने व्यक्तिगत रूप से सारे देश का भ्रमण करते हुए दया की भीख मांगी। अपनी योजना को कसौटी पर कसते हुए श्री गांधी ये इच्छा व्यक्त कर सकते थे कि अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकार ही उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। वास्तव में इस मांग का औचित्य स्पष्ट है कि साधारण सूझबूझ का मनुष्य भी समझ सकता है कि अस्पृश्यों के हाथ में कार्यपालिका की शक्ति आ जाने पर उनके कल्याण का जो काम 1 साल में हो सकता है, सन्यासियों के 100 वर्ष के उपदेश भी उसके सामने कुछ नहीं है। परंतु अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में श्री गांधी को वितृष्णा है, तब अस्पृश्य क्यों न कहें गांधी से सावधान रहो। जब भी ये भली भांति जानते हैं कि श्री गांधी अस्पृश्य उद्धार के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को चलने नहीं देंगे,
जबकि वे इस वास्तविकता से अवगत हैं कि अस्पृश्यों को सामाजिक प्रक्रिया द्वारा सहायता पहुंचाकर उनका उद्धार करना पूर्णतया निष्फल रहा है। इस संबंध में अमेरिका गृह युद्ध में संघ और दासता के मत संबंध में दो प्रश्नों पर राष्ट्रपति लिंकन का आचरण याद आता है। राष्ट्रपति लिंकन का आचरण जानकर आपको भी हैरानी होगी, क्योंकि बहुत ही सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति अमेरिका के वो रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा उन्होंने दी है, लेकिन उनका आचरण तो देखिए। और श्री गांधी से उनकी तुलना की जाती है यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा। बस लिखते हैं कि उस आचरण का परिचय श्री होरेस ग्रीले और राष्ट्रपति लिंकन के बीच वर्ष 1862 में जो पत्र व्यवहार हुआ था उससे मिलता है। श्री ग्रीले ने राष्ट्रपति को संबोधित अपने पत्र द प्रेयर ऑफ 20 मिलियंस में कहा था, राष्ट्रपति जी, उस विस्तृत धरती पर अनिच्छुक प्रतिबद्ध बुद्धिवादी व्यक्ति नहीं है जो संघ का हितैषी हो और ये न अनुभव करता हो कि विद्रोह को दबाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं। साथ साथ ये भी विचार उठते हैं कि उत्तेजित करने वाली दास्ता की बातें अनर्गल और व्यर्थ हैं। इसके उत्तर में लिंकन ने क्या कहा, ये जानना दिलचस्प रहेगा। वो लिखते हैं, पहली बात, यदि कुल लोग ऐसे हैं तो तभी संघ की सुरक्षा करेंगे जब वे भी दास्ता से सुरक्षित रख सके, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यानी कि जो लोग यहाँ पर संघ की सुरक्षा तो करेंगे, लेकिन वो पहले दास्ता से मुक्त होना चाहते हैं। तब राष्ट्रपति लिंकन कहते हैं ऐसे लोगों से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा बात, राष्ट्रपति लिंकन कहते हैं कि यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो संघ का बचाव तब तक नहीं करेंगे, संघ को तब तक नहीं बचाएंगे जब तक कि दास्ता भी समाप्त ना की जाए, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यानी कि दास्ता की कीमत पर वो संघ को यहाँ पर बचाना चाहते हैं। मतलब दास्ता खत्म कर दी जाए तब संघ कोई बचाएगा, तो ऐसे लोगों से राष्ट्रपति लिंकन सहमत नहीं है। आगे कहते हैं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है। सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य लिंकन स्वयं बताते हैं कि मेरा सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य संघ को बचाना है, दास्ता को बचाना या उसे समाप्त करना नहीं है। यही आश्चर्य करने वाली बात है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि यदि मैं किसी गुलाम को स्वतंत्र किए बिना संघ की सुरक्षा कर सकता हूं तो मैं करूंगा। ये राष्ट्रपति लिंकन का ही जवाब है। बाबा साहब यहाँ पर आपके समक्ष हम प्रेजेंट कर रहे हैं, हूबहू प्रेजेंट कर रहे हैं सम्मानित साथियों। आगे लिखते हैं कि यदि सभी गुलामों को स्वतंत्र करके ही संघ की सुरक्षा हो सकती है तो मैं करूंगा, और यदि कुछ गुलामों को स्वतंत्र कर और कुछ को नहीं तो मैं उसे भी करूंगा। यानी कि सारे विकल्प यहाँ रख दिए कि संघ की सुरक्षा करेंगे, दास्ता से अगर कुछ लोगों को दास्ता से मुक्ति मिलती है तब भी संघ की अगर सुरक्षा हो जाएगी तो संघ की सुरक्षा की जाएगी। अब आगे बाबा साहब लिखते हैं कि निग्रो दास्ता, निग्रो यानी कि यहाँ पर काले लोगों की बात हो रही है, काले और गोरे का वहां पर विशेष अंतर। निग्रो दास्ता और संघ के प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति लिंकन के ये विचार थे। उन विचारों से उस व्यक्ति का दूसरा ही चरित्र उभरता है जिसे निग्रो लोगों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। एक तरफ जहां पर राष्ट्रपति लिंकन को निग्रो का मुक्तिदाता माना जाता है, लेकिन उनका आचरण देखिए बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में स्पष्ट रूप से निग्रो जनता के उद्धार में विश्वास नहीं करते थे। स्पष्ट रूप में जनता की सरकार, जनता द्वारा सरकार और जनता के लिए सरकार के सिद्धांत के रचयिता प्रेसिडेंट लिंकन के लिए यह ऐतराज करने की बात नहीं होनी चाहिए थी कि काले लोगों की सरकार श्वेत लोगों द्वारा और श्वेतों के लिए हो। श्री गांधी की भावना स्वराज्य और अस्पृश्यों के विषय में ठीक वैसी ही है जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन की भावना निग्रो लोगों की स्वतंत्रता के प्रश्न पर और संघ के संबंध में थी। श्री गांधी उसी प्रकार स्वराज्य चाहते थे जिस प्रकार लिंकन अमेरिकी संघ चाहते थे, परंतु श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार देकर हिंदू धर्म के ढांचे में किसी प्रकार की दरार उत्पन्न कर हानि पहुंचाने के बदले में स्वराज्य नहीं चाहते थे। भाषा लिखते हैं कि जैसा कि राष्ट्रपति लिंकन तब तक निग्रो को स्वतंत्र नहीं करना चाहते थे जब तक कि अमेरिकी संघ के लिए वैसा करना अनिवार्य न हो। निसंदेह श्री गांधी और राष्ट्रपति लिंकन के विचारों में यही अंतर था। राष्ट्रपति लिंकन निग्रो लोगों का उद्धार करने के लिए तैयार हो जाते यदि ऐसा करना संघ को सुरक्षित रखने के लिए वह आवश्यक समझते। श्री गांधी की सोच से भिन्न है। श्री गांधी अस्पृश्यों को राजनीतिक विस्तार देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वह स्वराज्य के लिए जरूरी भी हो। श्री गांधी का रुख ऐसा है कि अस्पृश्यों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बेशक स्वराज्य खतरे में ही क्यों न पड़ जाए।
आगे भाषा लिखते हैं, कुछ अस्पृश्य संभवतः इस विचार से प्रभावित हैं कि सारी बातें बीती हुई बातें हैं और श्री गांधी पूना पैक्ट स्वीकार कर लेने के बाद अब अस्पृश्यों की राजनीतिक मांगों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि पूना पैक्ट में वह भी एक पक्ष है। इस नाते गांधी जी से आशा की जाती है कि वह अस्पृश्यों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक तत्व मानेंगे। यह पूरा भ्रम है, क्योंकि इस बात पर विश्वास करने के बहुत से कारण हैं कि पूना पैक्ट के बाद भी श्री गांधी के विचारों में कोई अंतर नहीं आया है और अस्पृश्यों के प्रति उनका वही पुराना ढर्रा है, जैसा कि अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के विषय में पूना पैक्ट से पहले गोलमेज सम्मेलन में था। इसका प्रमाण है कि 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व के रूप में घोषित किया और कहा कि भावी संविधान में उनकी भी राय लेना आवश्यक है। इस पर गांधी विरोध के लिए मैदान में उतर आए। जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अस्पृश्यों का पृथक अस्तित्व घोषित किया और कहा कि संविधान में उनकी सम्मति आवश्यक है, तो श्री गांधी ने क्या कहा, ये जानना बहुत जरूरी है। श्री गांधी ने कहा कि मैंने अनुभव किया है कि कांग्रेस द्वारा राजाओं, मुस्लिम लीग और अनुसूचित जातियों के साथ भी समझौता न किए जाने को वायसराय द्वारा बाद में भारत सचिव द्वारा भारत की स्वतंत्रता के अधिकार को अंग्रेजों द्वारा मान्यता दिए जाने के मार्ग में रुकावट के रूप में पेश किया जाना कांग्रेस और जनता के प्रति अन्याय था। आगे श्री गांधी लिखते हैं कि इस विवाद में अस्पृश्यों को सम्मिलित करके ब्रिटिश सरकार के यथार्थ प्रस्ताव को और भी अव्यवहारिक बना दिया गया है। वे जानते हैं कि अस्पृश्यों का कांग्रेस विशेष ध्यान रखती है और कांग्रेस ब्रिटिश सरकार की अपेक्षा उनके हितों की रक्षा अच्छे ढंग से कर सकती है। इसके अतिरिक्त अस्पृश्य वर्ग हिंदू समाज की तरह अनेक जातियों में बटा है। हिंदू समाज की तरह और अस्पृश्य वर्गों की किसी जाति का एक सदस्य, अस्पृश्य जातियों की किसी जाति का एक सदस्य सभी अस्पृश्यों का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए तो उनका, श्री गांधी का कहना था कि बाबा साहब अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। श्री गांधी द्वारा दिया गया तर्क कितना बचकाना है। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी के द्वारा दिया गया तर्क कितना बचकाना है। आखिर क्यों? यूं ही नहीं बाबा साहब ने कह दिया श्री गांधी के तर्क को बचकाना। मेरे साथियों, कोई कारण है, वो कारण जान लीजिए। बाबा साहब लिखते हैं, ये कहा जा सकता है कि श्री गांधी ने वायसराय द्वारा अस्पृश्यों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के विरोध में अपनी हड़बड़ी में अपना बयान देते हुए ये कहना भूल गए कि यदि वर्ग अनेक जातियों में बटे हैं और किसी एक जाति का सदस्य उन सब जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो मुसलमानों तथा भारतीय ईसाइयों के विषय में भी स्थिति इससे भिन्न नहीं है। भाषा ने याद दिलाया श्री गांधी को कि मुसलमान तीन वर्गों में विभाजित हैं। नंबर 1 सुन्नी, शिया, मोमिन, यानी कि 3 वर्गों में मुसलमान विभाजित हैं। इसमें प्रत्येक में अनेक जातियां होती हैं जो आपस में खान पान तो कर सकते हैं परंतु शादी विवाह नहीं कर सकते। भारतीय ईसाई भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यानी कि 2 वर्गों में विभाजित है। भारतीय ईसाई कैथोलिक है यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में, कैथोलिक पुनः छोटे वर्गों में विभाजित है। 2 वर्गों में सवर्ण ईसाई और अवर्ण ईसाई में विभाजित हैं। दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जातियां होती हैं जिनमें आपस में विवाह संबंध नहीं होते और सवर्ण ईसाई तथा गैर सवर्ण ईसाइयों में आपस में खान पान नहीं होता, न वे एक ही गिरजे में हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री गांधी पुनः पैक्ट का एक पक्ष होते हुए भी पक्का इरादा किए हुए हैं कि अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व का दर्जा नहीं दिया जा सकता और वे कोई भी तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, चाहे वे उनके विरोध को न्यायोचित भी न सिद्ध कर सकें। संक्षेप में, जहां तक अस्पृश्यों का प्रश्न है, श्री गांधी संघर्ष के पथ पर आरूढ़ हैं। वह फिर मुसीबत पैदा कर सकते हैं। उन पर विश्वास करने का समय अभी नहीं आया है। अस्पृश्यों की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मार्ग ये है कि वे श्री गांधी से सावधान रहें।
ये बात बाबा साहब कहते हुए इस अध्याय का यहीं पर समापन करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रीय जीवन में अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व के रूप में घोषित किया था? किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों को पृथक अस्तित्व के रूप में स्वीकार किया था भारत के राष्ट्रीय जीवन में? बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने पूछा है। सामान्य साथियों, जरूर आप आंसर कर पाएंगे। आपने अंबेडकर संदेश अंत तक वाच किया, यहाँ तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। अंत तक सुनने के बाद आपने चूंकि सारांश आज प्राप्त किया, इस पूरे चैप्टर का सारांश आपको मिल गया कि बाबा साहब यहाँ पर जो सजेशन देते हैं अपने समाज को, श्री गांधी से हमें सावधान रहने की जरूरत है। श्री गांधी को हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बहुत बखूबी यहाँ समझा है कि आखिर श्री गांधी नहीं चाहते थे कि अस्पृश्यों का उद्धार हो, उन्नति पर वो आए। वो जैसी अवस्था में रह रहे हैं, दलित अवस्था में रह रहे हैं, वैसी ही अवस्था को बनाए रखना चाहते थे श्री गांधी। इसलिए बाबा साहब ने श्री गांधी से अस्पृश्यों से कहा कि श्री गांधी से आप सावधान रहें। यही आज के अम्बेडकर संदेश का सारांश भी है। आज का अम्बेडकर संदेश अब जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जरूर शेयर कीजिएगा। सामान्य साथियों, विशेष निवेदन आपसे है, जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।